अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ की सियासत में इस वक्त अभाम पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कोई वाज़ेह बयानिया या मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार है ताकि वफामत की राहें तलाश की जा सकें, जो इस बात की दलील है तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर इसको अपने मामलात बेहतर करने हैं तो वो इदारों की मदद के बगैर अपने सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर सकती। अलीमा खान इस हवाले से बानी पीटीआई का क्या पैगाम पहुंचा रही है, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। वाकिफान हाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह फैसला करना होगा कि आया वो इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत के जरिए दोबारा मेन स्ट्रीम सियासत में आना चाहती है या एक खालिसतन ऑपोजिशन के एक नैरेटिव के साथ मज़ामती सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। इन दोनों पॉलिसीज़ का बैक वक्त इस्तेमाल सिर्फ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर तवीलुल मुद्दती एतबार से इससे पार्टी की संजीदगी और बयानिए की साख मुतासर होने का खतरा है। बैरिस्टर गौहर सईद आज़म फील्ड मार्शल तकर्रुरी को खुशाइद करार दे रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये दो स्टेटमेंट्स सामने रखे हैं अलीमा खान साहिबा का, जो ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट बैरिस्टर गौहर इज सेइंग, ये तजाद है जो बड़ा वाज़ेह हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब बयानिया क्या है, पॉलिसी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कॉन्शियसली ऐसा किया जाता है या हो जाता है सर? जी देखें, मेरी कल एक महीने बाद मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। जब उनसे मुलाकात हुई उसका मैं थोड़ा सा आपको जब बयान करूंगा तो आपको पीटीआई का जो बयानिया है और हमारा जो फ्यूचर का मुस्तकबिल का जो हमारा रद्द अमल है वो सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस वक्त कौम के सामने 3 बहुत बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि जिस तरह उन्होंने पहले भी यूनाइटेड नेशंस में फरमाया था कि मोदी जो है वो कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और अब चूंकि वो ज़ख्मी हो चुका है तो वो ज़रूर कुछ सोच रहा है और बहुत जल्द वो कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से हुकूमत और कौम को फिर से एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मसला आने लगा है, ये कल कहा, और वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी, और हमने उसका एक बदकिस्मती से एक मिसाल देख भी ली बलूचिस्तान में आज। तीसरा, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस, माशी एक बुरहान है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके लिए भी इत्तेहाद और यूनिटी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह यूनिटी दिखाई थी, जिस तरह हम इत्तेहाद दिखाया था सारे सियासतदानों ने, उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती कभी, और इसमें पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ था इस इत्तेहाद को एक तरह से ज़िंदा करने का, और उसकी वजह से हम हिंदुस्तान से जीते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की, लेकिन उसके लिए पहल करनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को। और उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है मेरे से कोई बात करने की इन मसाइल पे, यूनिटी इत्तेहाद की खातिर, इन 3 मसलों पे, यानी कि हिंदुस्तान को किस तरह हमने स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी टेररिज्म के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हमारी इकोनॉमिक फ्रंट पे किस तरह हम एक लड़ाई आगे ले जा सकते हैं। सर, I agree to an extent सर कि this calls for serious national consensus, national unification की ज़रूरत है। ये हुआ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दौरान भी बहुत अच्छा अब जो है वो एक कंसेंसस का, एक इत्तेहाद का मैसेज भी गया, लेकिन जिस तरह की पैगाम रसानी हो रही है, जी देखें, तो उनका पैगाम तो ये बड़ा क्लियर था कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी उनका ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। वो बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि आप केसेस जो हैं मेरे जल्दी फिक्स करें, जिसकी वजह से आज मैं जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात भी मैंने की कि उनके केसेस जाके आप फिक्स करें। उन्होंने कहा है कि मैं फिक्स करूंगा। तो जहाँ तक उनके केसेस का ताल्लुक है, वो कहते हैं मैं अदालत से लड़ूंगा और जीतूंगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में मैं बात करूंगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है आज जो बयान आया कल की मुलाकात के बाद, मेरा ख्याल है कि पैगाम एक तरह से ज़रूर रुकावट डालेगा और डालता है। जो पहला कल का मौक़िफ़ था, ऑन द फेस ऑफ इट यही लगता है कि एक तरफ तनकीद और दूसरी तरफ बातचीत, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। लेकिन मुझे ये लगता है कि तनकीद इस हुकूमत पे है, इसलिए मेरी नज़र में शायद ये एक तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है। इसकी तशरीह बेहतर यही है जो मैंने की है
तनकीद सर, जहां पाकिस्तान तक है। तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता मुज़ाहमाना रविश से निकलेगा या मफाहमाना से निकलेगा? देखिए ना, अब इस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है हुकूमत से बात करें, हमसे बात क्यों करते हैं आप? हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। उनके बारे में तो जो भी राय आप इलिजिटिमेट समझते हो, और आप तो उनका दिया हुआ एजाज़ भी इलिजिटिमेट समझते हैं। जी देखें, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कहा था और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, और उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक, उनके पास इख्तियार नहीं बात करने का, और दूसरा उनकी नीयत नहीं, वो नहीं चाहेंगे बातचीत करना, क्योंकि उनके अगर बातचीत करने से इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो उन हुकूमत का नुकसान है। तो हुकूमत शायद ये कभी नहीं चाहेगी, और वो कोई ना कोई इसमें ऐसी रुकावट डालती रहेगी कि ये आगे कोई डायलॉग ना चले। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको बात करना चाहती है, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बराह रास्त बात करे, यानी कि बीच में कोई लीडर पीटीआई का इन्वॉल्व ना हो, वो खुद ही बात कराएंगे। अगर अगर उनको अप्रोच होती है किसी तरह से, तो वो खुद बात करके खुद फैसला करेंगे। ये पोजीशन है पीटीआई की। बट वाई वुड बीच दे में डू इट सर? मतलब ये बड़ा सादा सा सवाल है। मुझे याद है बानी पीटीआई ने एक खुला ख़त लिखा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, अपने ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने फिर उसको खुला ख़त कहा गया। अभी भी कोई ख़त लिखने का इरादा है कि आइए मुझसे बात करें, आपके थ्रू ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, क्या वो बात करो? अदरवाइज वो क्यों करेंगे सर? ये देखें, वो क्यों करेंगे, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। वो इसलिए करेंगे मेरी नज़र में कि वो भी मुहिब्बे वतन हैं, और वो भी चाहेंगे कि ये सारे जो तीन मैंने अहम मसाइल की बात बताई आपको, उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड हो। और सबको पता है कि इस वक्त जो पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और जो एक उनका मुल्क का लीडर है, मैं मुल्क का लीडर इसलिए कहता हूँ कि मेजॉरिटी जो हमारी है कौम की, वो उनके साथ है। तो मुल्क का जो लीडर है, उसको इस सारे डायलॉग से, सारे मसाइल से बाहर नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए बात करना चाहेंगे, और कोई वजह नहीं लगती मुझे। ठीक, वो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अज़ान मगरिब का वक्फा, एक तवक्कुफ़ के बाद वापस आता है। भारत मैदान जंग में पाक अफवाज के हाथों बुरे तरीके से रुसवा हुआ, और वो अब तक इस रुसवाई को महसूस कर रहा है और बदले की आग में जल रहा है। जाहिर है भारत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी पाक अफवाज का सामना कर सके, इसलिए अब वो डर डर कर, छुप छुप कर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले करने पर उतरा है। भारत से ये तवक्को की जा रही थी कि वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी को फैलाने की कोशिश करेगा, और यही वजह थी कि मक्कार दुश्मन ने एक बार फिर मासूम बच्चों को अपने निशाने पर रखा। खुजदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक मैदानी जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है, यानी दुश्मन की बुज़दिली एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। भारत ने घिनौनी साजिश करते हुए खुजदार में बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया। वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें थीं, जो अपनी आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए हुए थे, उनको दुश्मन की जानिब से हदफ बनाया गया। ये है दुश्मन की असलियत, जो मैदानी जंग में पाकिस्तानी सिपाहियों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। वो मासूम बच्चों पर वार कर रहा है, जो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए अब तालीमी इदारों और स्कूल बसेस को निशाना बनाने पर उतर आया है। मगर बुज़दिल दुश्मन को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम न झुकेगी न रुकेगी, बल्कि नाहक बहने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और दुश्मन को उसकी बुज़दिली का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी इस अफसोसनाक सानहे पर सख्त जो है रंज और अलम में दिखाई देते हैं, और क्या कह रहे हैं ज़रा उसकी एक झलक आपके साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया है, वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। जो आज बच्चों पे हमला किया गया, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से। हमारा अज़म, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कायम है। भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
पहलगाम में भारत ने जो ड्रामा रचाया, जो मरीख और अलफ लैलवी दास्तान घड़ी गई, जिसका कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं रखा गया, वो एक तरफ, उसके बाद पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई। अब भारत जो कुछ कर रहा है सर, हमारा खुला दुश्मन भी भारत, छुपा दुश्मन भी भारत, ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है। अब रियासत इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर? यानी सबसे पहले तो जो बच्चे शहीद हुए और जो जख्मी हैं उनके वालिदैन साथ ताज़ियत की, और अल्लाह ताला जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द करे। बाकी हम तो ऑलरेडी आई थिंक प्रॉक्सी वॉर के अंदर ऑलरेडी लड़ रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन अटैक्स को भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस, चाहे ये वाला इंसिडेंट है, ये भी आप मीडिया पर देखें वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली आपका जो पाला है, जो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल आई वुड से एनिमी है, चाहे वो भारत है या BLA या TTP है, ये इंतहाई बुज़दिल, कम ज़र्फ़ और कमीने लोग हैं, टू कट इट शॉर्ट। और बेसिकली इट्स आई वुड से कि ये एक लंबी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं और जिस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, चाहे वो KP हो चाहे बलूचिस्तान हो, उसका आई थिंक डिसीजन बड़ा क्लियर है कि इंशाल्लाह 2025 के एंड तक इसका बिल्कुल जट से कलकम किया जाएगा। और जो हार्ड स्टेट की बात की है CM बलूचिस्तान ने, बिकॉज वो खुद भी आई थिंक रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे, उससे पहले भी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान रहे और अभी कमांडिंग पोजीशन में है, उनकी भी डिटर्मिनेशन है, देयर पॉलिटिको मिलिट्री कंसेंसस और पाकिस्तानी अवाम का भी है। दूसरा आई थिंक इसमें ज़्यादा अपील जो है बलूचिस्तान के अवाम से करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में बाशऊर, गैरतमंद और दरख्शंदा रवायात के अमीन है, कि क्या ये बेसिकली है जदोजहद किसके लिए है। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक BYC वगैरह जो एक फेक प्रोपेगेंडा करती हैं, उनसे आई थिंक सवाल किया जाना चाहिए कि ये 1500 से 2500 लोग समझते हैं कि हाईजैक कर लेंगे फ्यूचर, तो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट का सबूत ऑलरेडी दिया है, हमने रिस्पांस देखा, इस तरीके से भारत के जबड़े तोड़ दिए गए और पूरी जगह छाई हो रही। हम यहाँ टर्की में हमें पाकिस्तानी इंडियन मीडिया से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर नज़र होती है, तो दे आर बेसिकली प्रेजिंग के देखें एक एसिमेट्रिक लड़ाई है, अल्टीमेटली उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। नहीं, लेकिन सर वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये वो वक्त है कि जब हमने सीज फायर किया है और भारत की ख्वाहिश पर, यानी भारत की मिन्नत समाजत के ऊपर ये सीज फायर किया गया है। जब सीज फायर में है हम, अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ों को तय करना है, अभी हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारे कुछ मुतालबात हैं। इन द मिडल ऑफ दैट ये एक और फ्रंट खोला जा रहा है प्रॉक्सी वॉर का। इसके ऊपर क्या अक़वाम आलम को, वो डोनाल्ड ट्रंप US प्रेसिडेंट को बताना चाहिए, जिनकी मीडिएशन के साथ जो ये इरादा भी रखते हैं कि क्रॉस द टेबल दोनों को बिठाएंगे, इस पे हमारा जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स है दोनों डोमेन्स के अंदर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और वॉर फ्रंट पे भी, क्या होना चाहिए? जी देखिए, ये कॉन्टिन्यूस मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली तो वेस्टर्न फ्रंट पे जब प्रेशर पड़ा भारत की प्रॉक्सी पे, तभी ईस्टर्न फ्रंट खोला गया था बेसिकली टू गेट देम रिलीफ। इसमें कोई शक नहीं कि कोलैबोरेशन है। बाकी पाकिस्तान ने इसमें आई थिंक 5 डोमेन में लड़ना है। एक मिलिटरीली आपने इनको तहत करना है, और मेरा तो यह है कि एक एक बंदे को चुन चुन के इनको तहत किया जाए, जिसमें आयात है कि उल्टी समत इनके हाथ काटे जाए फारज जहन्नम के कुत्तों के। फिर आ जाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, आपके पास पहले भी प्रूफ हैं, राइट फ्रॉम प्रोहिबिशन, उससे पीछे भी आप चले जाए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, फोरेंसिक एविडेंस है, ये आपने रखना है, और जो भी इंटरनेशनल फोरम्स है। फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में बड़ा जरूरी है, जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया है कि आप अवेयरनेस कैंपेन रन करें अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो और विद इन बलूचिस्तान जो है KP में। और अभी आई थिंक लोग समझते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तान के लड़ से दुश्मन है, भारत हो गया, इजराइल है, फिर किसी हद तक मीडिया, ये जो कौमी यूनिटी शो के जेल किया है, जिस तरीके से लीडरशिप अमर्ज करके सामने, इस तरीके से एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने परफॉर्म किया, इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसको हिट किया जाए। और बाद में आई थिंक चौथा जो लॉफेयर है, ये बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल लॉ की लड़ाई है, इंडो वाटर ट्रीटी हो या टेररिज्म है, इसको आपने प्रूव करना है। अंदर ऑफ कोर्स साइको सोशल डोमेन में बात होगी कि ऑलरेडी कौम जो है जल्द है, और मेरे ख्याल ये सबसे ज्यादा आई थिंक इसी चीज की तकलीफ है। तो इन्हीं 5 डोमेन में लड़ाई होगी। बाकी जिस तरह ट्रंप ने कहा कि देखें ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, आई ऑल्सो कंसिडर, चाहे उसने डेट जो भी बोली कि सिविलाइजेशनल वॉर, ये जो बनिया है ये 2000 साल गुलाम रहा, इसमें 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, और ये बेसिकली ये कमजोर लोग हैं, बर्दाश्त नहीं कर सके इनको 80-90 साल का जो आई से ब्रेक दिया ब्रिटिश ने, और ये रूल कर रहे हैं। भारत के अंदर जो हाल है, इस तरीके से भेड़ बकरी बनाया गया, तो ऑल टोटल आई थिंक मल्टीपल फ्रंट पे आपने लड़ना है। इसमें कौम का हौसला ऑलरेडी आई थिंक इस वक्त पीक पे है, टाइम इज नाउ कम, जिस तरह आई थिंक CM बलूचिस्तान ने कहा कि एज अ हार्ड स्टेट अभी क्रश करने का टाइम है, मेजर ऑपरेशन करके इनको ठिकाने लगाया जाए। बाकी डेफिनेटली ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हम ताल्लुकात को थोड़ा बेहतर करना है, और उस पर भी एफर्ट हो रही है। बाकी रीजन में इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है
आई एम जी श्योर। जी, देखिए उस फ्रंट पे तो अफगान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग के अंदर मौजूद है, और जाहिर है सी पैक को एक्सटेंड करने के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स हुए हैं, उस सम में तो बात हो रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि जो इंटरनल जो इस वक्त मिसक्रिएंट्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हैं या किसी और जगह पर छुपे हुए हैं, क्या वी नीड टू लॉन्च अनदर ऑपरेशन ऑन इट? जी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज हर एक चीज का एक देखें कि एक एनवायरनमेंट भी होता है, फिर एक लेवल होता है। अगर हमारे बच्चों को इस तरीके से शहीद किया जाएगा इन एनी केस, पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट चाहे स्टेट ऑर्गन और सिविलियन अटैक जो है बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हाउ कैन वी अलाउ दैट? बाकी ये जरूर है कि पहले लोग कहते रहे, और बलूचिस्तान का आप डेमोग्राफिक देख लें तो इट्स नॉट खुदा ना खास्ता कि इट्स नॉट अ पॉपुलर मूवमेंट जो सो कॉल्ड ये दहशतगर्दी की जो मूवमेंट है। मेनली 1500 से 2500 लोग कह लें 3000 होंगे, और इनको क्रश किया जाना चाहिए। यस, इसमें जरूरी है कि बलूचिस्तान के लोग समझे इस चीज को कि बेसिकली इट्स फॉर देयर फ्यूचर। अगर सी पैक जो है जिसमें चाइना ने अभी इस तरह पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ओवरऑल आप देखें मॉरली भी डिप्लोमेटिकली भी हेल्प किया, मिलिटरीली भी, तो इट्स बेसिकली आल्सो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, एंड आई थिंक सारी चीजों को गौर से देखा गया होगा। ठीक। तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली मोटिवेट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान टू गेट रिड ऑफ दिस टेररिज्म, और उसमें उनका भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फ्यूचर। ठीक है ब्रिगेड साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। मुझे साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने, और ज़ाहिर है बीजिंग के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का फैसला हुआ है, और ज़ाहिर है ये एज़ पर द प्लान है जो अब एग्जीक्यूट हो रहा है। इस पर शमशाद अहमद खान साहब से बात करेंगे। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शमशाद अहमद खान साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरे चीन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, और वो ब्रेक थ्रू सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने की सूरत में सामने आया है। जैसा कि अब पाकिस्तानी, चीनी और अफगान वज़राए ख़ारजा की बीजिंग में होने वाली गैर रस्मी सह फरीकी मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अब अफगानिस्तान में सी पैक की तोसी के खत्ते पर क्या असरात पड़ेंगे, और अफगानिस्तान हुकूमत सी पैक में तोसी के मनसूबे की वजह से कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालने पर कैसे मजबूर होगी, और भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए किस तरह बंद होगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सी पैक मनसूबा जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती, तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबे में ताल्लुकात का महवर बन चुका है, अब सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर उसूली इत्तफाक इस बात की अलामत है कि खित्ते में जियो इकनॉमिक स्ट्रक्चर नई सिमत ले रहा है। इस इकदाम के असरात महज माशी नहीं बल्कि सियासी और सिक्योरिटी तनाजुर में भी मस्बत हो सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि सी पैक की अफगानिस्तान तक तोसी के मुमकिना इक्तसादी फ़वाइद क्या होंगे। तो जैसा कि अफगानिस्तान दहाइयों जंग, अदम इस्तेहकाम और बैरूनी मुदाखलत के बायस माशी तबाहली का शिकार रहा है, ऐसे में सी पैक की अफगानिस्तान तक तोसी अफगान मईशत को नई जिंदगी फराम कर सकती है। अफगानिस्तान में सड़कों, रेल नेटवर्क और तवानाई के मनसूबे सी पैक के तहत मुमकिन हो सकते हैं, और फिर सी पैक मनसूबों में सरमायाकारी से हज़ारों अफराद को रोज़गार भी मिलेगा, जो कि बेरोज़गारी के शिकार अफगान नौजवानों के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। फिर एक फ़ायदा ये भी होगा कि वस्ती एशिया तक रसाई के लिए अफगानिस्तान को बतौर तिजारती राहदारी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अफगान हुकूमत को कस्टम और ट्रांजिट फ़ीस की सूरत में आमदनी हासिल होगी। अब इसके बाद सवाल ये भी है कि सी पैक की अफगानिस्तान में तोसी के बाद सिक्योरिटी अवामिल क्या रुख इख्तियार करेंगे। तो जैसा कि इस वक्त अफगान तालिबान की मौजूदा हुकूमत शदीद माली और सिफारती तनहाई का शिकार है, ऐसे में चीन की सरपरस्ती में सी पैक का तोसी मॉडल तालिबान को आल पर एक जो रीसेटलमेंट रियासती फरीक के तौर पर पेश करने में मदद दे सकता है। जैसा कि चीन और पाकिस्तान वाज़े तौर पर तालिबान से तवक्को रखते हैं कि वो कलअदम दहशतगर्द तंजीमों और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि अफगान तालिबान हुकूमत को जब सी पैक में अपना माली फ़ायदा, सियासी कबूलियत और अंदरूनी इस्तेहकाम हासिल होता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में वो कलअदम तंजीमों को रोकने की हकीकी कोशिश भी करेंगे। शमशाद अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर सी पैक के तनाजुर में, फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वहाँ पर है, बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ है और सी पैक को एक्सटेंड किया जा रहा है अफगानिस्तान तक। बहुत अहमियत का हामिल है सिफारती सतह पर। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारी मुश्किलात वाले दिनों में हमेशा चीन ने मदद की है, और ये जो आप जो कह रहे हैं, जो वहाँ बीजिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में
और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में जो अच्छे फैसले किए जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल होंगी सब चीज़ें। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ आज कोई फैसला हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैं इन सब के चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। और ये सब जो सीपेक का मसला है, ये 2013 में शुरू हुआ था। और उसके बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको BRI के नाम से इंडोनेशिया और कजाकिस्तान 2 मुल्कों में अनाउंस किया था। और फिर 2017 में हमारा सीपेक जो है, ये बुनियादी तौर पर BRI का एक मेन वो है प्रोजेक्ट। और अब ये जो माहदा हुआ है बीजिंग में, ये बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन ये भी 2018 या 17 में अफगानिस्तान के साथ पहले से था। सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आ रहा था। और फिर 2022 में फिर जिस वक्त इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, तो ट्रंप ने फिर ये इमरान खान से कहा था कि आप हमें इस जंग से निजात दिलाएं। तो फिर उस वक्त इमरान खान ने वो मुआहदा करवाया जो दोहा में चला, दोहा में हुआ था 2022 में। और उस मुआहदे में ये सब चीज़ें, मुआहदे के बाद चीन हमें वहाँ पे अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आया और मौजूद है। उन्होंने चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अपने। बल्कि अब तो अभी आप सुन रहे हैं, आप बात जो कर जी रहा जी हूं जी मैं। जी शमशाद अहमद खान हाँ, साहब, ये बड़ी हाँ, तो इंपॉर्टेंट मैं बात क्या आप कर रहे हैं। दोहा पीस एग्रीमेंट के बाद जो जाहिर है उसमें ये अग्री किया गया था, बिल्कुल और ये उसके मैं बाद बताऊं। ये जो एक्शन हुआ है, अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ, इन पर्टिकुलर जो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ, जो प्रोजेक्ट्स खास तौर पे चीनी ताउन के साथ बन रहे हैं, उनको अटैक किया गया, और जाहिर है कि इसके अंदर भारतीय हाथ भी मुलव्वस रहा, ये टेररिज्म रहा है। बिल्कुल अब दुरुस्त अब कह रहे हैं आप, अब एट बिल्कुल। दिस पॉइंट इन टाइम कितना इंपॉर्टेंट होगा जब आज ही हमें फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया भारत ने, और खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो मुसलसल हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट जिस पे अगर ये साइन हो गए हैं इस पे, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 मुल्कों का ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। और तो इस पे इत्मीनान का इजहार ही किया जा सकता है। और ये जो बातें आपने की हैं कि चाइनीज पे अटैक्स हो रहे हैं, ये टेररिज्म जो है ये पूरे पाकिस्तान में ही चलता रहा है। और चीनी बड़े परेशान रहे हैं इस दौरान में। और मैं हमेशा ये कहा करता था, जब 2013 में मुझे याद है कि मैंने एक नेशनल डिफेंस कॉलेज में अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और ये इनफैक्ट हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने ये कहा था कि जिस तरह हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अकम्प्लिश किया था, तो अब वक्त आ गया है कि हम सीपेक को उसी तरीके से हम अकम्प्लिश करें। और उसके लिए जरूरी होगा कि फौज को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता। तो मुझे खुशी थी इन सालों में कि फौज ने अपने आप को एसोसिएट किया, और जो सीपेक के इंचार्ज थे वो भी फौज से थे। तो इस तरीके से इस पे आगे हम बढ़ते रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं है, और भी होल्ड ओवर्स हैं मुझे जो वो ये फोन तो दे दे। सीपेक के खिलाफ काम करते हैं। सबसे बड़ा तो अमेरिका है। तो अब देखना यह है कि हम बार बार जो अमेरिका को अपना शिरकतदार डिक्लेयर करते हैं ओपनली, विदाउट रियलाइजिंग कि चाइनीज नाराज होंगे अगर इस बात को। लेकिन अब आपको मानना पड़ेगा कि उस किस्म के बयान या स्टेटमेंट्स के बावजूद चीनी जो हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, इन्वॉल्व हैं। और इस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में 2030 तक ठीक उनका इरादे हैं। सारा जो सर, लास्टली शमशाद अहमद खान साहब, लास्टली देखिए, पाक भारत स्टैंड ऑफ के दौरान भी जो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं कहूँगा, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर वो एक हेजिमनी तो कायम हुई है ख़ास तौर पे चाइना की, और चाइना ने अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया है। तो अब रीजन के अंदर जो इतने बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और बाई 2030 आप ये कह रहे हैं कि वो इसको एग्जीक्यूट करने का इरादा भी रखते हैं, तो इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, ग्लोबल भी बड़ी पॉजिटिव होंगी। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक डिस्प्ले करवा दिया है हमारे जरिए से। ये जो हमारी फिजाइया ने माशाल्लाह इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, ये एक तरह से चाइना ने बता दिया है कि हम अब वी आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड।
और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे 2018 में चाइनीज़ ने इनवाइट किया था वहाँ बिलखसूस शंघाई में, इसी सीपेक के सिलसिले में। तो मैंने उनको पेपर बनाकर दिया था और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में फिर मुझसे बात करवाई और मुझे ये कहा था कि हम जो है सीपेक जो है ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ भी ले जाना चाहते हैं। तो उनके इरादे बहुत बड़े ज़बरदस्त मजबूत और वो थे। और बदकिस्मती यही है कि जब तक इमरान खान थे उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट ठीक चल रहा था और उसके बाद वो जनरल बाजवा ने चाइना को बहुत नाराज कर दिया था, मायूस कर दिया था। अब शुक्र है कि चाइना को अच्छी खबर दी है आप लोगों ने, हम सब ने, और वो वापस चाइना सीपेक की तरफ आ गया प्रोजेक्ट जारी। ठीक है शमशाद साहब, बहुत बहुत अहम हिस्सा है अफगानिस्तान। मैं बता दूं, ये भी यहाँ भी बता दूं कि ये बदकिस्मती से हमने अफगानिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं जो ख़राब किए, मैं उसकी भी मुखालफत करता रहा हूँ। और अभी ये अच्छा है कि चीन ने फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी को और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मिलाकर कुछ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की है। द सूनर। ठीक, बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंपोर्ट पे टैरिफ की कमी से जो इंपोर्टेड गाड़ियां क्या वो सस्ती होने जा रही है, अगर सस्ती हो रही हैं तो फिर लोकल मार्केट केशंस क्या होंगे? एक ब्रेक के बाद आते हैं इस बात पर। IMF की हालिया कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर को सख्त तिजारती रुकावटों का सामना है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट में यह तजवीज़ दी गई है कि न सिर्फ दरामदी कस्टम ड्यूटी में कमी की ज़रूरत है बल्कि मकामी सनत को हासिल रियायतें भी वापस ली जानी चाहिए। इसके साथ ही इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। अब IMF का दावा है कि ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की बहाली और मईशत की बेहतरी के लिए अहम है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IMF की जानिब से पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम करने की तजवीज़ के पीछे क्या वजूहात हैं। तो इसकी पहली वजह मार्केट में पैदा करना है। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी से मार्केट में मुसाबकत बढ़ेगी, जिससे सारिफीन को बेहतर कीमतों पर गाड़ियां मिल सकेंगी। ये इकदाम मकामी सनत को भी अपनी मसनूआत की कीमतों में कमी करने पर मजबूर करेगा, जिससे सारिफीन के लिए मजीद इंतखाब की गुंजाइश पैदा होगी। फिर इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने से मुल्क में गाड़ियों की तादाद में इजाफा होगा, जो कि अवामी नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके नतीजे में मईशत में बेहतरी आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर गाड़ियाँ कम कीमत पर दस्तयाब हों। अगर पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम किया जाए तो हुकूमत को ज़्यादा गाड़ियों की दरामद की सूरत में महसूलात में इजाफा हो सकता है, जो कि मुल्क की ख़जाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब सवाल ये भी है कि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम होने क्या होंगे, तो इसका सारिफीन पर मस्बत असर तो ये पड़ेगा कि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी से सारिफीन को कम कीमत पर गाड़ियाँ मिल सकेंगी, जिससे उनकी ख़रीदारी की ताकत में इजाफा होगा। ये इकदाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो नई गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। अब पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने से सारिफीन को फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसका मनफी असर मकामी ऑटो सनत पर भी पड़ सकता है। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम होने से मकामी सनत को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जिससे मुमकिना तौर पर मुलाजमतों के साथ पैदावार में कमी वाक़ हो सकती है। अगर मकामी सनत अपनी मसनूआत की कीमतों में कमी करने में नाकाम रहती है तो ये माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। इसके नतीजे में मकामी सनत की तरक्की में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर मकामी सनत की पैदावार में कमी के साथ ही मुलाजमतों में भी कमी वाक़ हो सकती है। अगर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की सनत मुतासर होती है तो इसके नतीजे में बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है, जो कि माशरती मसाइल का बाइस बनेगा। फिर मकामी सनत की कमज़ोरी के बाइस तकनीकी तरक्की में भी रुकावट हो सकती है। अगर मकामी कंपनीज़ अपनी मसनूआत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी नहीं कर पाएंगी तो ये मुल्क की सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब IMF की कंट्री रिपोर्ट में तजवीज़ करदा इक़दामात, ख़ास तौर पर पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी, पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए एक दो धारी तलवार की हैसियत रखते हैं। गो के इक़दामात सारिफीन के लिए जो है फ़वाइद फराम कर सकते हैं, लेकिन इनके असरात मकामी सनत पर मनफी भी हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इन इक़दामात के साथ साथ मकामी सनत की हिमायत के लिए भी हिकमत अमली तैयार करे, ताकि मईशत में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हुकूमत मकामी सनत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी दे, ताकि वो आलमी मार्केट में मुसाबकती फ़ज़ा बरकरार रख सके, कंपेटिटिव भी हों जो प्रोडक्ट्स हम बनाएं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।